गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के ऊपर फोकस्ड हैं और बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा टारगेट है कि हमारे स्टूडेंट्स 35 में 35 स्कोर करें। तो इसी सीरीज के तहत आज ये हमारा 4th लेक्चर है जिसके ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं। और आज हमारा 4th लेक्चर में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा कूलॉम्स लॉ। तो कुछ सवाल जो होंगे वो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड होंगे और ऐसे सवालों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाएंगे और जो आपके एग्जाम के ऊपर फोकस्ड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, द कूलॉम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो कूलॉम फोर्स होता है दो आवेश के बीच में वो किसके समानुपाती होता है। और R दे रखा है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यानी R दो आवेशों के बीच की दूरी है। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा दो आवेश है, मान लीजिए ये आवेश बिंदु आवेश है जो Q1 है और ये क्या है Q2 है, तो 2 पॉइंट चार्ज हो गया हमारा, दो बिंदु आवेश हो गया और इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है R। मान लेते हैं कि अगर हमारा ये बिंदु आवेश धनात्मक है यानी पॉजिटिव है और ये भी बिंदु आवेश पॉजिटिव है, तो दोनों ही बिंदु आवेश अगर पॉजिटिव है तो बल जो लगेगा यानी कूलॉम फोर्स जो होगा वो रिपल्सन होगा, यानी कूलॉम फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है कि नहीं। और कूलॉम के लॉ से हम जानते हैं, कूलॉम के नियम से, कि कूलॉम फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सर K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। और हमसे पूछा गया है कि किसके समानुपाती है, तो देखिए यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो कूलॉम फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R स्क्वायर के, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो कूलॉम फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, यानी दो आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के, है ना। तो हमारा यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको दिख गया होगा, जो उत्तर है वो हो जाएगा 1/R स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, 1/R स्क्वायर इसका उत्तर होगा। गलती से ऑप्शन ए टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। आंसर ध्यान रखना है, आंसर इसका होगा सी। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, When the glass rod, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड इज रब्ड विद फर, जब ग्लास रॉड को फर के साथ रगड़ा जाता है, इट बिकम्स, यानी जब कांच की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो यह बन जाती है क्या, पहला पॉजिटिवली चार्ज यानी धन आवेशित, नेगेटिवली चार्ज यानी ऋण आवेशित, रिमेन्स अनचार्ज यानी अनावेशित रहता है, मे बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज यानी धन आवेशित या ऋण आवेशित हो सकता है। देखिए हम इस क्वेश्चन को किसके हेल्प से बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं इलेक्ट्रिक सीरीज के हेल्प से। और इलेक्ट्रिक सीरीज में जो हमारा फर होता है वो टॉप पे होता है और ग्लास रॉड जो होता है वो उसके नीचे होता है। तो जो सबसे टॉप पे होगा वो हमेशा रबिंग के बाद पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा और जो बॉटम में होगा वो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर करेगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि अगर ग्लास रॉड को फर के साथ हम रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आपको यहाँ आंसर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल है। अगला सवाल भी इलेक्ट्रिक सीरीज से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। अच्छा, इस बार हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ रहे हैं, है ना। इट बिकम्स, यानी जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो यह बन जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया अभी
कि फर जो है टॉप पे है, उसके बाद इधर हमारा कौन है, ग्लास रॉड, उसके बाद कौन है, ग्लास रॉड, और सिल्क यहां कहीं आता है, सिल्क यहां कहीं आता है। यानी इस सीरीज में जो जितना ऊपर है वो पॉजिटिव होगा और जो जितना नीचे है वो नेगेटिव होगा। यानी अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ इन दोनों को आपस में आप रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, तो रगड़ने से क्या होगा, ग्लास रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा यानी धन आवेशित हो जाएगा, और सिल्क जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कांच के छड़ के बारे में, आपसे किससे पूछ रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ग्लास रॉड के बारे में। आप देख के बता सकते हैं ग्लास रॉड यहाँ पे क्या हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज यानी धन आवेशित, और धन आवेशित किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है पॉजिटिवली चार्ज यानी धन आवेशित। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। आसान सवाल इसलिए क्योंकि ये सिंपल से पॉइंट चार्ज के बारे में है। क्वेश्चन है सेम नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी अगर पॉइंट चार्ज हो और उनका नेचर सेम हो, मान लो ये भी प्लस का क्यू और ये भी प्लस का क्यू, या ये भी माइनस का क्यू ये भी माइनस का क्यू, हो गया सेम नेचर यानी समान प्रकृति का बिंदु आवेश हो गया। ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल ईच अदर। आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल, में अट्रैक्ट और रिपेल, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। देखिए आवेश जो है यानी चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है, और जब भी पॉइंट चार्ज सेम नेचर का हो, किस नेचर का हो, सेम नेचर का हो, तो सेम नेचर का पॉइंट चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये बहुत अच्छा सवाल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के जो होता है किस पर निर्भर करता है, स्थिर वैद्युत नियतांक के निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ मीडियम यानी माध्यम की प्रकृति पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की पद्धति पर, इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस यानी आवेशों के परिमाण पर, एंड बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें के का, तो के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही होता है फॉर्मूला। अब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, होता है कि नहीं होता है, ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता ये होता है। अब देखिए ये किस पे डिपेंड कर गया, माध्यम पे डिपेंड कर गया ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल दीजिए या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दीजिए, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, यानी के डिपेंड किया एप्सिलॉन आर पे, और एप्सिलॉन आर क्या है, हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यानी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। यानी आपको उत्तर दिख गया होगा कि के सर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर के ऊपर। ध्यान रखिए बच्चों, हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये फॉर्मूला ये तब यूज करेंगे जब बात वायु की हो, यानी एयर की हो या फ्री स्पेस की हो, क्योंकि एयर के केस में एप्सिलॉन आर का मान हम लोग 1 लेते हैं, और जैसे ही यहाँ पे 1 डाल देते हैं के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला को जानते ही नहीं है, है ना, और कैसे यूज होता है के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर किसी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाते चलते हैं, और जब भी एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ होता है 1 से ज्यादा, तो वहां पे उनका आंसर गलत हो जाता है। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट केवल एयर के केस में लिखा जाएगा, यानी एप्सिलॉन आर वहां पे 1 के बराबर होता है, यानी इसका उत्तर आपको दिख गया होगा, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए फ्री स्पेस दे दिया ना, यानी वही बात हो गया, एयर वाला कंडीशन है। तो हम जानते हैं कि सर कूलॉम फोर्स जो होता है, कूलॉम बल जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्री स्पेस दिया है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर नहीं होता तो मैं नीचे एप्सिलॉन आर भी लिखता, ठीक है। और यहाँ पे Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है SI यूनिट यानी SI मात्रक पूछा है। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। हमें किसका मात्रक पूछा है? SI मात्रक एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा सर Q1 Q2 बटा 4 पाई इंटू कूलॉम फोर्स इंटू आर स्क्वायर। अब यूनिट सबका SI यूनिट लिखिए। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम गुना कूलॉम, ऊपर में दो आवेश है Q1 Q2, तो दोनों का क्या बन जाएगा कूलॉम स्क्वायर। और बल का ऐसा यूनिट यानी फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको माइनस मत समझिएगा बच्चों, ध्यान रखिए, इसको डॉट समझिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर का पावर -2। ध्यान से बताइए देख करके कौन सा उत्तर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी बोलेंगे आप लोग, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल बने हुए हैं, तो ध्यान रखिए डायरेक्टली ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यूनिट के ऊपर जैसा मैंने स्टडी किया है, कम से कम यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर 3 सवाल रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सवालों को अच्छी तरह से करना, क्योंकि ये सवाल अगर आपको आ रहा है तो आपको डायरेक्टली मार्क्स देगा, और जिससे आपका स्कोर 35 में 35 बनने के चांसेस होंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है द कूलॉम फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। इस चार्ज स्फीयर कैसा है, स्मॉल साइज का है, हैविंग चार्जेज ऑफ 1 कूलॉम एंड 4 कूलॉम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर इन एयर इज, यानी मीडियम नहीं दे रखा है कोई, सिंपल एयर है, फ्री स्पेस है। हवा में 2 मीटर की दूरी पर रखे 1 कूलॉम और 4 कूलॉम आवेश वाले 2 छोटे आवेशित गोलों के बीच कूलॉम बल है, यानी हमें कूलॉम फोर्स निकालना है। ये इस तरह से 2 छोटे गोले हैं, ये 1 कूलॉम का है, ये 4 कूलॉम का है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी आपको दे रखा है कितना, 2 मीटर। तो आपको कूलॉम बल का परिभाषा सूत्र पता है। कूलॉम फोर्स क्या होता है सर, कूलॉम फोर्स होता है K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, यही होता है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, है ना। तो कूलॉम फोर्स ये होता है सर, K के जगह K रखिए क्योंकि आंसर K में ही दिया हुआ है। Q1 कितना है, तो Q1 इसको मान लीजिए, तो Q1 हो जाएगा 1 कूलॉम, और Q2 इसको मान लीजिए तो ये हो जाएगा 4 कूलॉम, और बटा में दूरी कितना है 2 मीटर, तो R का स्क्वायर यानी सर 2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा K गुना 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा, K बचा, यानी कूलॉम फोर्स किसके बराबर आया, K के बराबर आया। तो ये हमारा 7वें सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। तो सबसे पहले हमें किसके किसके बारे में बात करना है, हमें बात करना है कूलॉम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो हमें FC बटा FG निकालना है, ध्यान रखिए बच्चों हमें FC बटा FG निकालना है। और एक आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और एक आवेश जो है वो प्रोटॉन है। एक आवेश इलेक्ट्रॉन है और एक आवेश क्या है, प्रोटॉन है। और दोनों के बीच की दूरी आप R मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी क्या मान लीजिए, R मान लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये सवाल पूछा भी गया है ऑर्डर के फॉर्म में बिहार बोर्ड में, तो ध्यान दीजिए। तो FC को क्या लिखेंगे हम लोग, FC को लिखेंगे K, Q1 के जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखिए, Q2 के जगह प्रोटॉन का चार्ज लिखिए, अपॉन में R स्क्वायर हो गया। अब बात करिए हम लोग किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे लिखते हैं, G
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना मास ऑफ प्रोटॉन और बटा में आर स्क्वायर। ध्यान रखिए ये चीज हमने लिख दिया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे देखिए मास अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन की बात अगर करेंगे तो ये होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। हमें करना क्या है, हमें सर मान रखना है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ध्यान रखिए अगर आपको कोई भी कुछ भी नहीं दिया है तो आप मीडियम को एयर मानेंगे या फ्री स्पेस मानेंगे। ध्यान रखिएगा माध्यम को आप फ्री स्पेस मानेंगे या एयर मानेंगे। तो यहाँ पे k का मान होता है एयर के लिए 9 गुना 10 का पावर 9। ई के जगह लिखेंगे 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और ये 2 बार होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम आवेश होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन जी का मान होता है 6.67 गुना 10 का पावर -11 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिखा हुआ है तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। सभी को हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। पहले गुना बाद में भाग, और भाग और गुना दोनों करने के बाद जो आपका अनुपात आएगा FC बटा FG का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2.4 गुना 10 का पावर 39 और ये इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक और चीज, जब भी कोई रेशियो होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी का यानी सेम भौतिक राशि का तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पे यूनिट लेस हो जाएगा। ये यहाँ पे यूनिट लेस यानी मात्रकहीन हो जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं बचेगा। चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल, अच्छा ये 8 नंबर का कौन सा उत्तर सही हो गया? तो 8 नंबर का उत्तर सही हो गया बी नंबर, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है और मेमोरी बेस्ड सवाल है। कह रहा है द मोबाइल चार्जेज इन कंडक्टर इज, यानी कि चालक में गतिशील आवेश होता है। अब ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो चालक होते हैं उसमें गतिशील आवेश जो होता है यानी मोबाइल चार्जेज जिसको बोलते हैं, मोबाइल चार्जेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उत्तर आपके सामने है, 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके उत्तर हो जाएंगे। मोबाइल चार्ज को क्या कहते हैं? ऐसे चार्ज जो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं 10वां नंबर का सवाल। और 10वां नंबर का सवाल वैल्यू बेस्ड है और आपको पता है कि वैल्यू बेस्ड सवाल बिहार बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना है बिहार बोर्ड में और अच्छा स्कोर करना है तो वैल्यू बेस्ड सवाल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको स्कोरिंग करने में हेल्प करेगा और समय भी बिल्कुल बहुत ही कम लेता है। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, ध्यान रखिए किसमें पूछा है? सीजीएस यूनिट में। इन सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस इकाई में स्थिर वैद्युत स्थिरांक के का मान होता है। देखिए के का मान अगर आपसे एसआई यूनिट में पूछता, एसआई यूनिट में, तो उत्तर लिखते 9 गुना 10 का पावर 9 अगर बात होती एयर या फ्री स्पेस की, एयर या फ्री स्पेस की। तो जब मैं बताया हुआ हूं कि अगर कुछ भी माध्यम के बारे में चर्चा नहीं किया गया है तो आप अपने मन से मानेंगे एयर या फ्री स्पेस, और उसमें के का मान ऐसा यूनिट होता है 9 गुना 10 का पावर 9। लेकिन क्या हमसे ऐसा यूनिट पूछा है सवाल में? नहीं, नहीं सर, हमसे पूछा है सीजीएस यूनिट। तो के का मान सीजीएस यूनिट में 1 के बराबर होता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। लेते हैं कल का जो हमने होमवर्क छोड़ा था आप लोगों के लिए, उस होमवर्क के ऊपर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी इज 100, यानी मान लीजिए ये बॉडी है और इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया? 100 इलेक्ट्रॉन को सर बाहर निकाल दिया गया।
100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया सर इस बॉडी में से। अब सोचो सर, अगर 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, यानी ऋण आवेशित होता है, और वो बाहर निकल गया यानी बॉडी कैसा हो गया होगा, धन आवेशित, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। यानी उत्तर जो आएगा वो तो प्लस में आएगा। देन द चार्ज अपीयर ऑन दैट बॉडी, यानी सर सी और डी तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आवेश जो है माइनस में है कि नहीं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी, ऑन दैट बॉडी एंड डिक्रीज्ड इन मास, कितना मास में डिक्रीज हुआ। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, डिक्रीज्ड इन मास का, डिक्रीज्ड इन मास है ना, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि कितना चार्ज अपीयर होगा, यानी उस पिंड पर आवेश कितना होगा, यानी Q का मान। तो Q का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं N इंटू E होता है। N है कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, 100, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग लिखेंगे 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 का पावर -17 कूलम। चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब निकालते हैं डिक्रीज्ड इन मास, मास में कितना डिक्रीमेंट होगा। तो मास में सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सर 100, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 केजी में। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9.1 गुना 10 का पावर -29 केजी। इतना से मास उस बॉडी का डिक्रीज कर जाएगा, यानी उसके पिंड के द्रव्यमान में इतनी कमी होगी। तो आपको उत्तर दिख गया होगा आपके स्क्रीन पर, आंसर है इसका बी। आंसर क्या है, बी। तो चलिए पिछले सीरीज की तरह ही हम लोग आपके लिए, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, एक होमवर्क छोड़ रहा हूं जो आपको करना है। जो होमवर्क जो है ये आपको करके बताना है, और ये होमवर्क आपके लिए है कि 2 पॉइंट चार्ज है +20 कूलम एंड +80 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन कूलम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज। आपको कूलम फोर्स निकालना है, और इसके ऊपर हमने सवाल कराए हुए हैं। 2 बिंदु आवेश है +20 कूलम और +80 कूलम, और उसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो 2 आवेशों के बीच कूलम बल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, आप इसी तरह इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, क्योंकि इस सीरीज में जो भी सवाल मैं लेकर के आ रहा हूं वो सवाल डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा और आपको हाई स्कोर करने में हेल्प करेगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर करेंगे, आप समझ लीजिए कि आपका फुल सब्जेक्ट में स्कोर 90 प्लस जाने वाला है। 90 प्लस जाने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए, 90 प्लस जाने वाला है। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जरूरी है आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, रिमाइंडर को ऑन कर लीजिए, और हमारा वीडियो डेली रात को 8 बजे आपको मिलेगा। और आप अपने पढ़ाई का 20 मिनट समय निकाल करके ऐसे वीडियोज के ऊपर फोकस कर लेंगे। तो अभी आप समझ रहे हैं, आने वाले समय में आप ऑब्जेक्टिव में महारत हासिल कर लेंगे और बिहार बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का क्लास एंड करता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।